रात के 8 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, कई बार इंसान क्राइम करने तो जाता है, लेकिन चूंकि वो शातिर क्रिमिनल होता नहीं है, उससे पहले उसने इस तरीके के काम किए नहीं होते, तो प्रॉपर स्क्रिप्ट वो कत्ल की लिखता तो है, लेकिन इसके लिए वो भरपूर तैयारी कर नहीं पाता है। और उसके बाद में चाहे वो कितनी ही सतर्क होकर प्लानिंग करे और वो सोचे कि वो इस तरीके से क्राइम कर जाए कि रस्सी भी जल जाए और उसकी एंड भी ना निकले, यानी एक तरीके से वो सारे काम कर कर बच के निकलना चाहता है, लेकिन यहाँ पर उसकी ये सबसे बड़ी गलती होती है। कई बार क्रिमिनल यही सोचता है कि वो पुलिस को गुमराह कर देगा, पुलिस को अपनी बातों में फंसा कर पूरा जो केस है वो डाइवर्ट कर देगा, लेकिन यहीं से उसकी बर्बादी का खेल शुरू होता है। आज की जो कहानी है वो इस तरीके का जीता जागता उदाहरण है कि इस कहानी में पुलिस को उलझाने की भरपूर कोशिश की गई। दृश्यम फिल्म देखकर उसकी पूरी स्क्रिप्ट पुलिस के सामने बता दी गई, लेकिन पुलिस जब इस पूरे मामले में गहनता से छानबीन करती है तो ना कि कातिल सामने आता है, बल्कि रिश्तों को तार तार कर देने वाली एक ऐसी कहानी निकल के आती है जिसे सुनने के बाद में ना कि पुलिस बल्कि इलाके में जो कोई भी इस कहानी को सुन रहा था वो हैरान था, परेशान था और यही कह रहा था कि इस कत्ल के पीछे, इस पूरी वारदात के पीछे ये लोग हो सकते हैं। इसके बारे में तो हमने सोचा ही नहीं था। तो पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से आप लोग को सुनाऊंगा, बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, आज की कहानी की बात करें तो आज की कहानी की शुरुआत होती है 23 अगस्त साल 2018 से। 23 अगस्त साल 2018 को दिल्ली के अंदर एक परिवार रहा करता है। इस परिवार में एक लड़का जिसका नाम राजेश है, उसका एक भाई विजय है, माता पिता है। जो राजेश है उसकी पत्नी अनीता है। राजेश अपनी पत्नी अनीता के साथ में बहुत ही हंसी खुशी तरीके से ज़िंदगी गुजार रहा था, लेकिन 23 अगस्त साल 2024 को जो राजेश था और उसकी पत्नी अनीता थी, ये घर से घूमने के लिए कहीं निकलते हैं, घर से घूमने के लिए जाते हैं। लेकिन जैसे ही एक जगह पड़ती है दिल्ली के अंदर राजघाट, जहाँ पर शांतिवन इलाका है, वहीं पर ये दोनों पति पत्नी बैठे हुए होते हैं कि उसी समय कुछ लोग बाइक से वहाँ पर आते हैं। कुछ लोग बाइक से आते हैं, इनके साथ में इनकी थोड़ी कहासुनी होती है। उसके बाद में वो जो बाइक सवार थे वो इन लोगों के साथ में मारपीट करने लगते हैं। राजेश और उनकी पत्नी अनीता इन चीज़ों का विरोध करती हैं, लेकिन राजेश अकेला था, वो 3-4 लोग थे, इसलिए जो वो 3-4 लोग थे वो राजेश के ऊपर भारी पड़ने लगते हैं। अनीता जैसे तैसे कर कर वहाँ से भागना शुरू कर देती है। राजेश उन लोगों को रोकना शुरू करता है ताकि वो उसकी पत्नी को ना पकड़ पाए, और इसी सब की वजह से जो लोग राजेश के साथ में झगड़ा कर रहे थे वो लोग राजेश की इतनी ज़्यादा मार पिटाई करते हैं कि राजेश बदहवास हो जाता है। उधर अनीता जो थी वो भागते हुए दौड़ते हुए अपने घर पहुंचती है, और घर पहुंचने के बाद में अपने जो जेठ होते हैं विजय, उन्हें बताती है कि राजेश के साथ में ऐसी ऐसी अनहोनी हो गई। घर वालों को बताते हैं कि ऐसी ऐसी अनहोनी हो गई है। अब राजेश के जो भैया थे विजय और जो माता पिता थे ये बेहद परेशान हो जाते हैं कि आखिर कौन लोग थे और कौन लोग हमारे बेटे राजेश के साथ में मार पिटाई कर रहे हैं। अब जो अनीता थी उससे पूछते हैं कि तुम लोग कहाँ पर थे। उसके बाद में अनीता उन सारे ही लोगों को राजघाट के शांतिवन के पास में लेके जाती है और कहती है कि हम लोग तो यहीं पर बैठे हुए थे, अब वो लोग यहाँ पर नहीं हैं। अब उसके बाद में ये लोग विजय और बाकी जो लोग थे वो इस अनीता से पूछते भी हैं क्या कुछ हुआ था। तो अनीता सारी बात सिलसिलेवार तरीके से बताती है कि हम लोग तो यहाँ पर घूमने आए हुए थे, हम लोग बैठे हुए थे, शांति से 2-4 बातें कर रहे थे एक दूसरे से, लेकिन उसी बीच में कुछ लोग यहाँ पर आ जाते हैं और उनसे राजेश की कहासुनी हो जाती है, और इसी बीच में वो सारे के सारे लोग राजेश के ऊपर सीधे पड़ जाते हैं, उसकी मार पिटाई करने लग जाते हैं। वो लोग मेरे ऊपर भी हमला करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही मैं वहाँ से भाग निकलती हूँ। राजेश भी मुझसे कह रहा था कि तुम भाग जाओ, लेकिन जब मैं भाग रही थी तो वो लोग मुझे आवाज़ लगाकर कह रहे थे कि अगर तुमने ये बात किसी को बताई भी तो तुम्हारे पति को जान से मार देंगे, अब तुम्हें हमारे फ़ोन का इंतज़ार करना पड़ेगा। अनीता ये सुनते हुए भाग जाती है। उसके बाद में राजेश के जो माता पिता होते हैं, राजेश का जो भाई विजय होता है, ये सारे लोग कहते हैं कि चलो ठीक है, हम लोग पुलिस में रिपोर्ट लिखा देते हैं। लेकिन अनीता उन सारे लोगों को ये कहते हुए रोक लेती है कि उन्होंने वार्निंग दी थी कि अगर हम लोग पुलिस में गए, हमने किसी से कंप्लेंट की, उनके बारे में बताया, तो वो लोग राजेश को जान से मार देंगे। प्लीज़ ऐसा मत करिए, आप लोग उनकी कॉल का इंतज़ार करिए, हो सकता है कि वो लोग कुछ डिमांड रखें। मेरे पति को किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए, भले ही उन लोगों को कितना ही पैसा चाहिए हो, हम पैसा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरे पति को मेरी ज़िंदगी में वापस लौटा दो, आप प्लीज़ पुलिस में मत जाओ। इतनी सारी बातें जो अनीता थी ये पुलिस वालों से, वो घर वालों से लगातार कह रही थी। अब घर वाले भी अनीता की ये बात मानते हैं कि चलो ठीक है, अनीता कह रही है तो उसकी बात का भरोसा कर लेते हैं। इधर
घर वाले बड़ा परेशान थे, कॉल का इंतज़ार करने लगते हैं। पूरा दिन गुजर जाता है, पूरी रात गुजर जाती है, ना तो अभी तक किसी किडनैपर का कोई कॉल आया था और ना अभी तक राजेश के बारे में कहीं से भी कोई सुराग मिला था। अगला दिन जैसे ही गुजरता है, शाम के वक्त में 2 पुलिस वाले राजेश के घर पे आते हैं। राजेश जो गुमशुदा था, राजेश के घर पे आते हैं, कहते हैं कि राजेश का यही घर है। बाकी घर परिवार वाले लोग निकल के आते हैं, कहते हैं कि हाँ राजेश का तो यही घर है। तो उसके बाद में पुलिस वाले कहते हैं कि दरअसल राजघाट के पास में जो शांतिवन है वहीं पर एक नाला बहता है, उसी नाले से हमें आज एक डेड बॉडी मिली थी। हमने जब उस डेड बॉडी की शिनाख्त की तो उसके मोबाइल और उसकी जेब में मिले आधार कार्ड से ये शिनाख्त हुई है कि इसका नाम राजेश है और ये इस एड्रेस का रहने वाला है, इसलिए हम लोग आए हैं, लिहाजा तुम लोग चलिए और डेड बॉडी की शिनाख्त कर लीजिए। अब जैसे ही घर वाले ये बात सुनते हैं कि उसकी मौत हो चुकी है और मार के किसी ने उसे नाले में फेंक दिया, जो अनीता थी ये बदहवास हो जाती है, बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। भाई विजय का भी बुरा हाल होता है। माता पिता उनको तो ऐसे होता है जैसे उनके पांव तले से ज़मीन ही खिसक गई। सारे ही परिवार वाले धाड़े मार मार कर रोने लग जाते हैं। लिहाजा पुलिस के कहने पर ये सारे लोग उस जहाँ पर पुलिस स्टेशन में ले जाकर इन्होंने डेड बॉडी को रखा था वहाँ पर पहुँचते हैं। डेड बॉडी को क्लेम करते हैं ये डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि राजेश की ही थी। राजेश के चेहरे पर चाकुओं से वार किए गए थे, उसके जिस्म पर चाकुओं से वार किए गए थे, साथ के साथ उसका जो चेहरा था वो ईंट पत्थर से कुचला गया था। अब घर वाले ये सारी चीज़ देखकर डर जाते हैं। उसके बाद में पुलिस वाले डेड बॉडी का पंचनामा करते हैं और पंचनामा करने के बाद में डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। इधर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, इधर पुलिस वाले अब घर वालों से कहते हैं कि तुम लोग अनजान लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराओ, उसके बाद हम लोग इस केस की छानबीन करेंगे। घर वाले जो थे वो FIR कराते हैं और धारा 302 के तहत ये मुकदमा दर्ज होता है अनजान लोगों के खिलाफ। उसके बाद पुलिस इस केस में सबसे पहले छानबीन शुरू करती है। तो सबसे पहले जो पत्नी अनीता थी उससे ही पूछा जाता है कि आखिरकार उस दिन क्या कुछ हुआ था। तो अनीता बताती है कि मेरे पति अपने काम से लौट कर आए थे और उसी समय हम दोनों पति पत्नी ने डिस्कस किया कि चलो ठीक है कुछ देर बाहर घूम के आते हैं, कुछ बाहर का खा पी के आते हैं। हम लोग राजघाट के पास गए, वहाँ हमने कुछ खाया पिया। उसके पास में हम लोग शांतिवन के पास में बैठे हुए थे। जब वहाँ पर बैठे हुए थे तो 2 बाइकें आके रुकती हैं। 2 बाइकों पर तकरीबन 5 आदमी थे और वो 5 आदमियों की झड़प मेरे पति राजेश से हो जाती है। देखते ही देखते वो 5 आदमी मेरे पति के ऊपर हमला कर देते हैं। जब वो मेरे पति के ऊपर हमला करते हैं मैं बचाने की कोशिश करती हूँ, चीखती हूँ, चिल्लाती हूँ, लेकिन उनमें से कोई भी व्यक्ति मेरी बात को सुनता नहीं है। लिहाजा शाम का वक्त था इसलिए वहाँ पर कोई था भी नहीं, 9-10 बजे के आसपास का वक्त होगा। और उसके बाद में मैं वहाँ से भागने लगती हूँ। मेरे पति राजेश ने भी मुझसे कहा था कि अनीता तुम भाग जाओ, लेकिन जब मैं भाग रही थी तो उन लोगों ने मुझसे कहा था कि अगर तुमने इसकी कंप्लेंट पुलिस में की तो हम तुम्हारे पति को जान से मार देंगे, लिहाजा बेहतर यही होगा तुम हमारे कॉल का इंतज़ार करो और अगले कॉल में हम तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें क्या करना है। हम लोग यही समझ रहे थे कि शायद मार पिटाई के बाद में इन्होंने मेरे पति को अगवा कर लिया होगा और शायद ये पैसों की डिमांड रखेंगे, लेकिन आज जब तुम आए हो तो पता चला कि पति की हत्या कर दी गई है। इतना कह के ही जो अनीता होती है ये बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। अब पुलिस वाले अनीता को ढांढस बताते हुए कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, जो भी कातिल है वो पुलिस की गिरफ्त से बच सकता नहीं। इसलिए अब पुलिस वाले जो थे वो जो राजेश का भाई विजय होता है, बड़ा भाई, और जो राजेश के माता पिता होते हैं, इन सब से पूछताछ करती है क्या तुम्हें किसी के ऊपर शक है, राजेश की किसी से दुश्मनी या फिर हाल फिलहाल में किसी से कोई झगड़ा हुआ हो, किसी से कोई पैसों का लेन देन हो, कोई बिजनेस का मामला या फिर किसी से कोई पुरानी रंजिश। लेकिन घर वाले कहते हैं कि राजेश तो बहुत ही सीधा भला लड़का था, अपने काम पर जाता था, काम से लौट के आ जाता था। इससे अलावा उसकी न किसी से कोई ज़्यादा बातचीत होती थी, न किसी से उसका हाल फिलहाल में कोई झगड़ा हुआ था। इसलिए ये कहना बहुत उचित नहीं होगा कि उसका किसी रंजिश में या फिर किसी दुश्मनी में कत्ल हुआ है। अब पुलिस वाले जो थे वो परिवार वालों के सारे लोगों के बयान लिख लेते हैं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतज़ार करते हैं। पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट में लिखा हुआ होता है साफ साफ कि पहले राजेश की गला दबाकर हत्या करने की कोशिश की गई है। जब गला दबाकर हत्या करने की कोशिश की गई तो शायद इनके सर पर कोई भारी भरकम चीज़ उसी समय लगी, जिस वजह से राजेश जो थे वो घायल हो गए और उसके बाद में चाकुओं से वार कर किसी ने इनकी हत्या कर दी। जब चाकुओं से वार कर हत्या हो गई उसके बाद शायद इनके चेहरे को पत्थर या फिर ईंट से बहुत ही बेरहमी के साथ में कुचला गया है ताकि शव की पहचान ना हो सके। अब जब इस तरीके की चीज़ें पुलिस को मिलती हैं और पुलिस जब पोस्टमार्टम की ये रिपोर्ट देखती है तो पुलिस के जहन में सबसे पहले ये आता है कि इस तरीके का कत्ल या तो बहुत बड़ा कोई दुश्मन हो वो कर सकता है, वो इस तरीके से कत्ल करे कि डेड बॉडी की शिनाख्त ना हो पाए, या कोई करीबी आदमी
क्योंकि जो आदमी किडनैपर होंगे वो इस तरीके से मर्डर नहीं करते कि किसी का चेहरा न पहचाना जाए। यानी ये कत्ल ऐसे आदमी ने किया है जो चाहता था कि डेड बॉडी अगर किसी को मिल भी जाए तो चेहरे से इस राजेश की शनाख्त ना हो सके, मामला पुराना हो जाए और उसके बाद में ये मामला दबा ही रह जाए। लिहाजा पुलिस वाले जो थे वो राजघाट के पास में जो शांतिवन है, इन सारे इलाकों में सारे CCTV कैमरा सारी चीज़ें चेक करते हैं और कोई लूटपाट की कोई केस हाल फिलहाल में अगर दर्ज हुआ हो इस इलाके से, लेकिन जितनी भी पुलिस ने कोशिश की थी उन सारी ही कोशिशों में पुलिस नाकाम रहती है। ना तो उस इलाके से कोई ऐसी लूटपाट की कोई खबर आई थी, ना कोई CCTV कैमरा जो उस समय वहाँ पर दिन में एक्टिव होता है कुछ काम नहीं करा। अब ये रात के समय की घटना थी और जहाँ की एग्जैक्ट लोकेशन की ये घटना थी, इत्तेफाक से वहाँ पर कोई CCTV कैमरा ही नहीं था। लिहाजा पुलिस वाले अब दूर दराज के जो CCTV कैमराज होते हैं उन्हें चेक करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ लोग बाइक से भागते हुए दिखाई पड़े। तो कोई भी ऐसी 2 बाइक नहीं थी कि जिनके ऊपर 5 आदमी एक साथ भागते हुए दिखाई पड़ रहे थे। लिहाजा पुलिस वाले जो थे अब इस मामले में जो छानबीन थी उस छानबीन को आगे बढ़ाते। और जब पुलिस जांच को अपनी आगे बढ़ाती है तो सबसे पहले पुलिस ने जो चेक किया था वो CCTV कैमरास थे। तो वहाँ पर तो कोई एग्जैक्ट लोकेशन पर कोई ऐसा कैमरा था नहीं कि जिससे पुलिस को कुछ पता चल जाए। लिहाजा एक बार पुलिस फिर से राजेश की पत्नी अनीता से पूछती है कि वो लोग किधर से आए थे और किधर को गए थे। तो जो अनीता होती है ये कुछ बातें पुलिस को बताती है, जिससे पुलिस को ऐसा लगता है कि अनीता किस तरीके की बातें कर रही है, कल इसने कुछ और बताया था आज कुछ और बता रही है। लेकिन पुलिस अनीता के बयान जो थे वो दूसरी बार भी दर्ज कर लेती है, उसके बाद में उस हिसाब से भी छानबीन करती है। लेकिन जब पुलिस को 1-2 दिन तक इस पूरी घटना के अंदर कोई भी सबूत मिलता नहीं है तो पुलिस सोचती है कि जो मोबाइल मिला है, चलो इस मोबाइल के थ्रू थोड़ी बहुत जानकारी निकालते हैं। तो जो मोबाइल राजेश के पास से उस समय मिला था, जब पुलिस उस राजेश के मोबाइल से कुछ चीज़ें निकालती है, उसका CDR निकालती है, उसकी डिटेल निकालती है, तो पुलिस को ये पता चलता है कि राजेश ने ये मोबाइल अपनी पत्नी अनीता को दिलवाया था और वो मोबाइल अक्सर अनीता ही यूज़ किया करती थी। लेकिन अनीता का मोबाइल राजेश के पास में क्या कर रहा था, ये पुलिस के लिए एक सवाल था। और पुलिस जब अनीता के उस मोबाइल का CDR निकालती है तो उससे भी कुछ चीज़ें पुलिस को मिलती हैं। इसी बीच में पुलिस ने उस पूरे इलाके के अंदर जो मुखबिर एक्टिव किए थे वो मुखबिर पुलिस को आकर कुछ इस तरीके की खबरें देते हैं, जिससे जो पुलिस का शक था कहीं ना कहीं अब वो यकीन में बदलता चला जा रहा था। दरअसल मुखबिरों ने पुलिस को बताया था कि जो राजेश की पत्नी अनीता है वो राजेश के बड़े भाई विजय के साथ में उनका उठना बैठना बहुत ज़्यादा था। और पुलिस को जो उसके मोबाइल से CDR निकाला था उससे जो डिटेल मिली थी उसमें भी यही था कि अनीता की राजेश के भाई विजय के साथ में बहुत ज़्यादा बातचीत हुआ करती थी। लिहाजा जो पुलिस थी अब राजेश और के भाई विजय और अनीता इन दोनों को अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद में सीधा इन्हें पुलिस थाने लेके जाती है। पुलिस थाने ले जाने के बाद में इन दोनों से पूछताछ की जाती है। तो विजय तो पुलिस से बस यही कहता है कि साहब मैं तो उस दिन वहाँ पर घटना वाली जगह पर मौजूद भी नहीं था, आप चाहें तो मेरी लोकेशन भी देख लें। इसलिए पुलिस जब विजय की बातों पर यकीन करते हुए इस पर छानबीन करती है तो बातें बिल्कुल सही होती हैं। विजय उस समय घटना वाली जगह पर मौजूद ही नहीं होता है। लिहाजा पुलिस अब अनीता से पूछताछ करती है तो अनीता भी पुलिस को इधर उधर की बातें बताती है। अब जब पुलिस को ऐसा लगता है कि इस तरीके से शायद इस केस को सुलझाया नहीं जा सकता, इसलिए पुलिस विजय को अब अलग बिठालती है और अनीता को अलग बिठालती है। और अनीता से जब सख्ती से पूछताछ करती है तो अनीता पुलिस के सामने टूटती है और टूटने के बाद में कुछ ऐसी संदिग्ध बातें बताती है, लेकिन अभी तक कत्ल की बात अनीता ने नहीं कबूली थी। उसके बाद में पुलिस विजय के पास में पहुंचती है और विजय से कहती है कि देखो अनीता ने सब कुछ सच सच बता दिया है, तुम भी बता दो। अगर तुम सच सच बता दोगे तो तुम्हारी सज़ा हम कानून के तहत और कोर्ट से तुम्हारी सज़ा कम करा देंगे कि तुमने पुलिस के काम को आसान किया है। लिहाजा विजय भी कुछ बातें जो था पुलिस के सामने खोलता है। अब पुलिस समझ चुकी थी कि कत्ल करने के पीछे और उस डेड बॉडी को नाले में फेंकने के पीछे किसी और का नहीं बल्कि उस राजेश के बड़े भाई विजय और राजेश की पत्नी अनीता का हाथ है। लिहाजा अब विजय और अनीता को फ्रंट सीट पर बैठाया जाता है और फ्रंट सीट पर बैठाने के बाद में पुलिस जब इनकी सही तरीके से मेहमान नवाजी करती है तो विजय और अनीता पुलिस के सामने टूटते हैं और टूटने के बाद में एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिस कहानी को सुनने के बाद में ना कि पुलिस बल्कि इलाके में जो कोई भी सुन रहा था, सोशल मीडिया प्रिंट मीडिया के थ्रू जब ये बातें समाज में आई तो हर कोई हैरान और परेशान था कि आखिर अपने ही अपनों को किस तरीके से अवैध संबंधों में दगा दे जाते हैं। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2017 से। साल 2017 यानी साल 2017 ये वक्त था कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में रहने वाले राजेश, उनकी शादी अनीता के साथ में होती है।
राजेश की शादी अनीता के साथ में होती है। 4-5 महीने वो अपनी पत्नी के साथ में हाथरस में ही रहता है। सारी चीज़ें बहुत ओके तरीके से चल रही थी। अब चूंकि विजय भी दिल्ली में रहकर काम किया करता था, बड़ा भाई माता पिता भी दिल्ली में ही रहा करते थे विजय के साथ में, इसलिए राजेश फैसला करता है कि वो भी दिल्ली ही रहेगा। और उसके बाद में राजेश भी अपनी पत्नी को लेकर दिल्ली पहुंच जाता है। अब राजेश अपना काम करने लगा था, उधर विजय अपना काम करता था। लेकिन इसी बीच में जो राजेश की पत्नी अनीता होती है, उसे विजय की कहानी के बारे में पता चलता है। दरअसल विजय की कहानी कुछ दर्द भरी थी। विजय की कहानी कुछ इस प्रकार थी कि साल 2016 के अंदर जो विजय की पत्नी थी वो विजय के 2 बच्चियों को और विजय को छोड़कर चली गई थी और वो अपने मायके चली गई थी, जिस वजह से जो विजय थे ये अपनी ज़िंदगी अकेले ही गुजार रहे थे। विजय अक्सर राजेश के घर पे आया करते थे और अनीता के पास में बैठा भी करते थे। तो अनीता कई बार उनसे बातों ही बातों में पूछती भी थी कि भाभी क्यों छोड़ के चली गई, क्या हुआ। तो विजय अपनी दर्द भरी कहानी अपने छोटे भाई की पत्नी को भी सुनाया करते थे। तो कहीं ना कहीं छोटे भाई की पत्नी अनीता को विजय से सिंपैथी हो जाती है। उन्हें लगता है कि इतना ज़्यादा प्यार करने वाला व्यक्ति उसकी पत्नी इस तरीके से छोड़ गई, ये तो विजय के साथ में नाइंसाफ़ी हुई है। लिहाजा धीरे धीरे जो अनीता थी ये विजय की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और विजय को भी जब ये पता लगता है तो शायद विजय भी यही सब कुछ चाह रहा था। उसके बाद में विजय और अनीता के बीच में नज़दीकियाँ बनती हैं। लेकिन अनीता कहीं ना कहीं ये सोच रही थी कि अगर पति को धोखा देने वाली बात पति को पता चलेगी तो क्या होगा। उधर विजय भी यही सब कुछ सोच रहा था कि छोटे भाई को धोखा दे रहा हूँ और इस सब का अंजाम न जाने क्या होगा। लेकिन उसके बावजूद भी विजय और अनीता एक दूसरे के साथ में नज़दीकियाँ बढ़ाते चले गए। जब भी कभी भी घर पे कोई नहीं होता ये दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध बनाते, एक दूसरे के साथ में इसी तरीके से ज़िंदगी बसर कर रहे थे। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि जो इस तरीके के रिश्ते होते हैं उन्हें इंसान छुपाने की भरपूर कोशिश करता है, लेकिन वो छुप नहीं पाते। इन्हीं सारी हरकतों के बारे में कहीं ना कहीं राजेश को शक हो जाता है, क्योंकि राजेश की पत्नी का मोबाइल अक्सर बिजी जाया करता था। तो उसको शक तो था अपनी पत्नी के ऊपर, लेकिन कई बार उसने अपने बड़े भाई को घर पर इस अवस्था में देखा था, जिसकी वजह से जो राजेश का शक था अनीता के ऊपर गहराता चला गया। इसलिए राजेश ने अपनी पत्नी अनीता से इस बारे में बात करने की भी कोशिश की, लेकिन अनीता ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि ये जो कुछ भी तुम सोच रहे हो ये बिल्कुल बेसिरे पैर की बातें हैं, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। भैया बस आ जाते हैं, कभी कभार चाय पानी पी के चले जाते हैं, इसके सिवा मेरा भैया से कोई भी रिश्ता नहीं है। जो राजेश था वो अनीता की बात पर भरोसा करता है, आगे बढ़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं अनीता को अब ये खटकने लगा था कि उसके पति राजेश को पता चल चुका है। इसलिए उसने विजय के साथ मिलकर इस तरीके की प्लानिंग की। उसने विजय से कहा कि हमने राजेश को अगर रास्ते से नहीं हटाया तो राजेश हमारी ज़िंदगी में कांटा बन जाएगा और वो हमारी आने वाली ज़िंदगी को बर्बाद कर देगा। राजेश का भाई विजय और अनीता ये दोनों मिलकर साजिश करते हैं और साजिश के तहत तारीख 23 अगस्त साल 2018 की तारीख का ये लोग तय करते हैं। प्लान के मुताबिक विजय नहीं गया था। अनीता जो थी वो अपने पति राजेश को लेकर राजघाट के पास जो शांतिवन इलाका है वहाँ पहुँचती है और वहाँ पहुँचने के बाद में थोड़ी देर ये पति पत्नी बैठकर बातें करते हैं और इसी बीच में अनीता जो थी पीछे से जो राजेश था उसका गला दबाने की कोशिश करने लगती है अपनी चुनरी से। अब चूंकि राजेश एक लड़का था और अनीता एक लड़की, तो राजेश जो था वो अनीता के कब्जे में आता नहीं है। दोनों के बीच में धक्का मुक्की होती है, लेकिन शायद अनीता का जो प्लान था उसमें किस्मत भी उसका साथ दे रही थी। इसी धक्का मुक्की के बीच में अनीता और राजेश के बीच में धक्का मुक्की हो रही थी। राजेश का पांव फिसल जाता है और उसका सर एक पत्थर पर जाके लग जाता है। जैसे ही पत्थर पर सर लगता है जो राजेश था वहीं पर गिर जाता है। इसी बीच में अनीता चाकू लेकर उसके ऊपर टूट पड़ती है और एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों बार उसके चेहरे पर उसके सीने पर चाकुओं से वार कर देती है। जब उसको लगता है कि राजेश की मौत हो चुकी है तुरंत विजय को कॉल करके बुलाती है। विजय भी दौड़ा दौड़ा भागा भागा आता है कि प्लान कामयाब हो गया। उसके बाद में जल्दबाजी में ये लोग उसकी डेड बॉडी को वहीं नाली में फेंक कर वहाँ से 9-11 हो जाते हैं और घर आकर पूरी फिल्मी स्क्रिप्ट बनाते हैं। इनको ये कहना था, इनका ये मानना था कि पुलिस को जितनी देर से ये केस पहुँचेगा उतना जल्दी इस केस को हम लोग दबा सकते हैं। इसलिए ये लोग डिले करने के लिए ये बहाने बना रहे थे कि जो लोग वहाँ पर झगड़ा कर रहे थे उन लोगों ने वार्निंग दी थी कि अगर इस बारे में किसी को बताया तो राजेश की हत्या कर देंगे। बहरहाल दोस्तों, जब पुलिस ये पूरी कहानी सुन रही थी तो पुलिस इस महिला अनीता के ऊपर बड़ा अफसोस कर रही थी। पुलिस कह रही थी कि विजय तो वो व्यक्ति है जिसकी पत्नी उसको छोड़ के चली गई थी, लेकिन अनीता का तो परिवार खुशी खुशी जी रहा था। लेकिन अनीता ने अपने हंसते खेलते परिवार को अपने हाथों से उजाड़ लिया। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन आप लोग के जो भी कुछ कमेंट्स हैं वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाए। सो दोस्तों, हमारे चैनल पर जो कल के दिन कमेंट्स आए थे उसमें पहला कमेंट्स जावेद अंसारी का है। लिखते हैं कहानी अच्छी है भाई। तो जावेद अंसारी जी आपका बहुत शुक्रिया।
सतबीर हैं, लिखते हैं कहानी सुनकर मुझे बहुत अच्छी लगी। सतबीर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से कहानी सुनते हैं, भैया बहुत शुक्रिया। राजकिशोर चौरसिया हैं, लिखते हैं राजकिशोर चौरसिया महाबालेश्वर महाराष्ट्र से कहानी सुनते हैं, कहानी बहुत अच्छी थी भाई, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में मंसूरी भाईजान हैं, लिखते हैं भाईजान कहानी बहुत ही दर्दनाक थी। राकेश ने बहुत ही बड़ी हैवानियत वाला काम किया, बहुत ही हैवानियत वाला आदमी था, ना अपनी बच्चों का हुआ और ना अपने दोस्त का। तो मंसूरी भाईजान जी आपका बहुत शुक्रिया। उसके बाद में जूता करके आईडी है, लिखते हैं हम पहली आया हूँ और अच्छा लगा स्टोरी, बट जिसने दोस्त को बाइक चलाया उसके साथ बहुत बुरा हुआ बेचारा, पीस जय मेटल। तो जूता जी भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप नेपाल से हैं और शायद आर्मेनिया में रहते हैं, कहाँ पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं रहा। आमिन गुज्जर जी हैं भाई साहब, लिखते हैं कहानी बहुत अच्छी है, तो आमिन गुज्जर जी आपका बहुत शुक्रिया। जयराज हैं, लिखते हैं भिलाई छत्तीसगढ़ से कहानी सुनते हैं, नाइस स्टोरी, तो जयराज जी आपका शुक्रिया। सुरेंद्र शर्मा हैं, लिखते हैं नमस्ते मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से, तो सुरेंद्र कुमार जी नमस्ते भैया, कैसे हैं आप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में सावन कुमार हैं, लिखते हैं बहुत भैया स्टोरी बहुत बढ़िया है और फ्रॉम मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से कहानी सुनता हूँ, तो सावन कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फ़राज़ अहमद हैं, लिखते हैं नाइस, तो फ़राज़ अहमद जी आपका शुक्रिया। मोगीब अज़मी हैं, लिखते हैं शाबेज भाई कहानी अच्छी थी, तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सरफराज सिद्दीकी हैं, लिखते हैं भैया जी आपके लिए इतनी मेहनत करते हो हम आप लोगों के लिए, तो सरफराज सिद्दीकी जी आपका बहुत शुक्रिया अपना प्यार दिखाने के लिए। गोंडेनवाल करके आइडिया, लिखते हैं राकेश ने निर्मलता की सारी हदें पार कर दी, तो भैया गोंडेनवाल जी आपका शुक्रिया। आशु मौर्य जी हैं, लिखते हैं आशु मौर्य प्रयागराज से कहानी सुनते हैं, ग्रेट स्टोरी, तो भैया आशु मौर्य जी आपका बहुत शुक्रिया। लईक अब्बास हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाबिज भाई, गुड जॉब लईक अब्बास। गुलिस्तानाज बागपत यूपी से कहानी सुनते हैं, तो भैया वालेकुम सलाम, आपका शुक्रिया। हसीबुल अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, नाइस स्टोरी। हसीबुल अंसारी दुबई में रहकर कहानी सुनते हैं, छोटे भाई, तो हसीबुल अंसारी जी वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आमिन गुज्जर हैं, लिखते हैं मोहम्मद आमिन गुज्जर फ्रॉम फैसलाबाद पाकिस्तान से कहानी सुनते हैं, तो भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रहमत अंसारी हैं, हार्ट बनाते हैं, बहुत शुक्रिया। राजेंद्र जी हैं, रोज़ बनाते हैं, बहुत शुक्रिया। अनिल कुमार जी हैं, लिखते हैं गुड स्टोरी, अमेरिका से कहानी सुनते हैं, भैया बहुत शुक्रिया। धीरज चौधरी हैं, लिखते हैं भैया अगर पुलिस पहले ही छानबीन कर लेती तो कलुआ का मर्डर नहीं होता। धीरज कुमर मथुरा से, तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुंदन पाल जी प्रणाम करते हैं, भैया बहुत शुक्रिया। एजाज़ आदिल हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, गुड जॉब दुबई से कहानी सुनते हैं, तो वालेकुम सलाम एजाज़ जी आपका बहुत शुक्रिया। शेजू खान हैं, लिखते हैं नाइस स्टोरी, मैं यूपी के अलीगढ़ से हूँ और मेरे ही शहर की स्टोरी है ये, तो आज तक पता ही नहीं था, तो शेजू खान जी आपका बहुत शुक्रिया। उसके बाद में गुलाब चंद्रा हैं, लिखते हैं सैल्यूट यू सर, तो गुलाब चंद्रा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, रेणु सुनील त्यागी शाना बुलंदशहर से, तो आप दोनों पति पत्नी का बेहद शुक्रिया, नमस्कार भैया आप कैसे हैं। उसके बाद में सुनील झाकर जी हैं, लिखते हैं सेंट्रल जेल बीकानेर से सुनते हैं, सुनील चौधरी जी इनका नाम है। माजिद अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, तो भाई लिखते हैं वालेकुम सलाम। उसके बाद में दिल बहादुर सिंह हैं, लिखते हैं वेरी नाइस स्टोरी, थैंक यू मिस्टर मलिक, तो दिल बहादुर सिंह जी लंदन से हमारी कहानी सुनते हैं, बहुत शुक्रिया। मंसूरी भाईजान लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, आपके कहानी को सऊदी अरब से सुनते हैं, कहानी सुनाने का अंदाज़ बेहद ही अच्छा है, जो लास्ट में सुझाव देते हैं वो भी एकदम बहुत अच्छे हैं, तो मंसूरी भाईजान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ आज की जो कहानी है ये भी आप लोग को पसंद आएगी। कहानी पसंद आई हो तो आप लोग अपने दोस्तों और मित्रों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा, वीडियो पे एक लाइक करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और ग्राम स्टोरी के साथ में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।